आप सभी का स्वागत है। मेंडलवाद क्या है? तो जो मेंडल के जो नियम है उनको मेंडलवाद कहते हैं और मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था। 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी। मेंडल के नियमों को मेंडलवाद कहते हैं और मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम। तो मेंडल ने मटर की पौधे का चुनाव क्यों किया अपने प्रयोग में? क्योंकि मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं? पहला है पौधे की लंबाई। तो जो लंबापन है वो प्रभावी है, कैपिटल टी से व्यक्त किया जाता है, जबकि बोनापन जो है वो अप्रभावी लक्षण है जिसको स्मॉल टी से व्यक्त किया जाता है। पुष्प की स्थिति अक्षी, ये प्रभावी लक्षण है। शीर्षस्थ जो है अप्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग बैंगनी रंग प्रभावी है जबकि सफेद रंग अप्रभावी है। फली की आकृति फूली हुई प्रभावी लक्षण है जबकि चपटी जो है वो क्या है? अप्रभावी लक्षण है। फली का जो रंग है हरा जो है वो प्रभावी है जबकि पीला रंग क्या है? अप्रभावी। बीज की आकृति गोल जो बीज है वो प्रभावी है जबकि जूरीदार जो बीज है वो क्या है? अप्रभावी है। और बीज का जो रंग है पीला जो है वो प्रभावी है जबकि जो हरा है वो अप्रभावी है। अब दोस्तों जो मेंडल जो है उन्होंने मटर की पौधे का चुनाव क्यों किया? ये एक वर्षी पौधा है, यानी कि बहुवर्षीय पौधा नहीं है, एक वर्षीय, यानी कि बहुत ही कम समय में इससे अगली पीढ़ी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा इसका आकार छोटा है, आकार छोटा। तीसरा अगली पीढ़ी कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है यह जो है द्विलिंगी पौधा है, यानी कि इसमें कैंसर और स्त्री कैंसर, जो नर वाला भाग है और मादा वाला भाग है वो एक ही पुष्प में पाया जाता है। अतः इसके कारण इसमें स्वपरागण कराया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें पर परागण भी संभव है, पर परागण भी कराया जा सकता है। इसलिए एक वर्षीय पौधा है, आकार छोटा है, अगली पीढ़ी कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, द्विलिंगी है, स्वपरागण करा सकते हैं और पर परागण भी कराया जा सकता है। तो ये प्रमुख कारण है, इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। 3 वैज्ञानिक कार्ल कोरेन्स, शेरमार्क और ह्यूगो डी ब्रीज, यानी कि कार्ल कोरेन्स, शेरमार्क और ह्यूगो डी ब्रीज, इन तीनों वैज्ञानिकों ने, ह्यूगो डी ब्रीज थे वो हॉलैंड के थे और जो शेरमार्क थे वो ऑस्ट्रिया के थे, और कार्ल कोरेन्स जो थे वो जर्मनी के थे। यानी कि कार्ल कोरेन्स, शेरमार्क और ह्यूगो डी ब्रीज ने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा था और 1902 में इन्होंने मेंडल के नियमों को पुनर्खोज की थी। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि प्रभाविता का नियम क्या है। मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, ये क्या कहता है? जो दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रकट होते हैं, यानी कि दूसरी पीढ़ी में लंबापन और बोनापन दोनों ही लक्षण प्रकट हुआ था, जैसा कि हमने देखा था इस तरह के पौधे और इस तरह के पौधे और इस तरह के पौधे, यानी कि लंबे और बोने दोनों तरह के पौधे प्राप्त हुए थे। जनक या जनन के दौरान जो युग्मक बनते हैं उस समय एक दूसरे से जो लक्षण है वो पृथक हो गए थे
इसका मतलब इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। संकर संतति विषम युग्मजी होती है, जैसे ये संकर संतति ये विषम युग्मजी है, इसमें जो कारक युग्म के दोनों कारक साथ साथ रहते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों कारक साथ साथ, इसमें लंबापन भी है और बोनापन भी है, साथ साथ रहते, लेकिन युग्मक निर्माण के समय जब गेमेट बनता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं, तो वो एक ही कारक पर उपस्थित होते हैं। युग्मक निर्माण के समय एक युग्मक में एक ही कारक उपस्थित होगा, यानी कि जब गेमेट्स बनेंगे तो एक युग्मक में अंदर एक ही कारक उपस्थित होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी कि जो गेमेट्स जो होते हैं वो शुद्ध रूप से एक ही लक्षण को आगे ले जाते हैं, यानी कि जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो जो लक्षण है वो पृथक पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हुआ युग्मकों की शुद्धता का नियम, जैसा कि हमने देखा था। इसको एक बार क्लियर कर देता हूं आपको। उस प्रभाविता के नियम में क्या देखा था, जो पहली पीढ़ी में हमने टीटी का आपस में क्रॉस कराया था, स्मॉल टी टीटी, ये लंबे पौधे ये बोने पौधे, तो जब गेमेट्स बने थे कैपिटल टी अलग हो गया था और स्मॉल टी, इससे जो युग्मज जो बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 100% क्या थे, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे हमें F1 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में। अब ये जो F1 पीढ़ी है इसके अंदर क्या होता है, इसमें जब गेमेट्स जो बनते हैं आपस में हमने 100 परागण कराया था, जो गेमेट्स जो बनते हैं वो वापस से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। जैसे कि ये लंबेपन को ले जाएगा और ये बोनेपन को ले जाएगा और ये लंबेपन को ले जाएगा, यानी कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने वापस से 100 परागण कराया तो हमें जो दूसरी पीढ़ी में किस तरह के पौधे प्राप्त हुए थे इसको हम देखेंगे। तो हमें जो दूसरी पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया हमने 100 परागण, तो देखिए हमें ये हम क्या कर रहे हैं, प्रथम पीढ़ी से जो प्राप्त हुए उन जनकों का क्या करा रहे हैं, आपस में क्या करा रहे हैं, 100 परागण करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, 100 परागण। तो यहाँ गेमेट बन जाते हैं इस तरह के, दोनों गेमेट अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो गेमेट्स जो है अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि जो गेमेट्स जो हैं वो अपने जो लक्षण है उनको आगे अगली पीढ़ी में ले जाएंगे। शुद्ध रूप से किस तरह से ले जाते हैं, देखो जैसे इसमें लंबापन ही है, इसमें बोनापन है, इसमें लंबापन है, इसमें बोनापन है, तो ये कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी बनेगा, यानी कि ये सब क्या बनाएंगे, शुद्ध लंबे पौधे। क्या बनाएंगे, शुद्ध लंबे। फिर इसका दूसरे वाले के साथ होगा तो ये क्या बनाएंगे, अशुद्ध लंबे। क्या बनाएंगे, अशुद्ध लंबे। इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये भी क्या बनाएगा, अशुद्ध लंबे पौधे बनाएगा। और इसके साथ तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा शुद्ध बोने। तो इस तरह से जो पहली पीढ़ी में जो बोनापन जो गायब हो गया था वो यहाँ प्रकट हो जाता है, यानी कि दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या है, ये F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी यानी कि सेकंड पीढ़ी में लंबापन और बोनापन का जो गुण है फिर से प्रकट हो जाता है, यानी कि ये जो गैमेट्स जो बनते हैं युग्मक निर्माण के समय जो लक्षण है वो आपस में पृथक हो जाते हैं, वापस से हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, शुद्ध रूप से जो है वो वापस से हमें शुद्ध बोना और शुद्ध लंबा पौधा भी प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से युग्मकों की शुद्धता का नियम क्लियर हो गया अपना।